डिजिटल अरेस्ट के केसेस देश में लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने कई नियम और कई प्रावधान भी बनाए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइबर मामलों के एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी साथ में हैं। विराग जी, क्या कारण है कि लगातार इन केसेस की बढ़ोतरी हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल अरेस्ट के लिए अभी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट अपने आप में मारीच की तरह एक मायावी शब्द है, जिसकी कोई कानूनी एक डेफिनेशन नहीं है, और ये एक साइबर फ्रॉड है। और उस साइबर फ्रॉड से जुड़े हमको संविधान और कानून के अगर पहलुओं पर चर्चा करें तो एक हमारे सिस्टम की कमजोरी उजागर होगी, जहाँ पर हमने डिजिटल भारत में सारी तरह के प्रोग्रेस को, सारे तरह के विकास को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन उसके में अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त नहीं किया गया है। तो इसकी समस्या की जड़ में है कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों का जो कार्य निर्धारण किया गया है उसमें 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो 7वीं अनुसूची के अनुसार जो डिजिटल के मामले हैं, जिसको आईटी बोलते हैं, जिसमें सोशल मीडिया वगैरह सब आते हैं, इंटरनेट आता है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। टेलीकॉम, जिसमें आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन है। बैंकिंग के जो चैनल है, रिजर्व बैंक, वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो जो 3 बड़े अहम जो पहलू हैं डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में, वो केंद्र सरकार के अधीन है। संसद उसमें कानून बनाती है और उसी के अनुसार आईटी एक्ट, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स और बैंकिंग के डिफरेंट एक्ट बने हैं। लेकिन जब अपराध होता है तो अपराध को रोकने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस और जो व्यवस्था है, वो राज्य सरकारों के अधीन आती है। और राज्य सरकारों के अधीन जो पुलिस है, वो जो थाने की व्यवस्था के अनुसार अभी जो कार्य कर रही है, उसमें उनका लिमिटेड एक जुरिस्डिक्शन होता है। जबकि डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं उसमें न सिर्फ अंतर्राज्यीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधी एक जुड़े हुए हैं। उन लोगों के खिलाफ राज्यों की पुलिस न ही एक्शन ले पाती है, न ही उनके पास इसके बारे में एक्सपर्टीज है, और उनके पास उन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 69A के तहत, आईटी एक्ट के तहत, सिर्फ केंद्र सरकार को ही ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। एक चीज़ अहम है कि केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने खास तौर पर एक नेशनल पोर्टल बनाया है और उस पर लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या वही वजह है कि राज्यों में जो पुलिस है वो पूरी तरह से इसमें टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसके लिए काफ़ी नहीं है? देखिए, अगर आप देखें, अगर एक चेन स्नैचिंग का मामला हो जाए यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें थाने की पुलिस जाकर के चेन स्नैचर को कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी और उसको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन अभी यहीं पर किसी के पास इसी सड़क के बाहर अगर उसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो उसमें ये पता नहीं चलेगा। किसी के साथ अगर 50 लाख रुपए भी उसके अकाउंट से निकल गए तो उसको ही माना जाता है कि डिजिटल फ्रॉड हुआ है, जो कि सामान्य फ्रॉड से बिल्कुल अलग है। तो ये हमें समझना है कि साइबर फ्रॉड और सामान्य अपराधों में कोई किसी तरीके का फ़र्क नहीं है। और जहाँ पर आपने सवाल किया था 1930 की बात की थी, तो 1930 में सबसे बड़ी देश की विडंबना ये है कि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी अपने जो डेटा रिलीज़ किए हैं, एनसीआरबी ने, और उस एनसीआरबी के डेटा में कहीं पर भी बढ़ते हुए साइबर अपराधों का कोई जिक्र ही नहीं है। देश में हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में रोज़ाना साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, लेकिन उनको हम कहीं पे रिकॉर्ड में नहीं लाते हैं। 1930 में भी 3 साल में जो 30 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे, लेकिन जब तक हम उनको पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे तो साइबर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें पुलिस कार्रवाई, अपराध दर्ज नहीं करती है, और इसकी वजह से एक सरकार और राज्यों के बीच में सही तालमेल नहीं है इस महामारी और संकट से लोगों को बचाने के लिए। आरबीआई ने भी कुछ नियम बनाए और बैंकों को निर्देश दिया कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो 3 दिन के भीतर सूचित करें और 7 दिन के भीतर तक का कैप है। क्या उससे कोई रिलीफ मिल पाता है ऐसे मामलों में लोगों को? नहीं, देखिए, बैंकिंग के अगर अनुसार देखें तो बैंकिंग में इसमें 4 बड़ी जो कमजोरियां नज़र आ रही हैं। पहली बड़ी कमजोरी नज़र ये आ रही है कि जो बैंकिंग के लिए, जो इस साइबर अपराधों के लिए जो मूल खाते का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, फर्जी खातों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो फर्जी खाते किसकी वजह से खुल रहे हैं। दूसरी, पूरा जो पैसे का जो ठगी होती है वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से होती है, और 3 दिन के भीतर अगर ठगी का पता चल जाए तो उसके बाद पैसा वापस मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस, साइबर पुलिस बोलती है कि इसमें FIR दर्ज नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा।
तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आज परंपरागत चेक में लोगों को फ़ोन करके पूछा जाता है कि किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट को जितना सरलीकरण किया जा रहा है, लेकिन उसमें सुरक्षा व्यवस्था उसमें घटाई जा रही है। और जो चौथी बात है कि जो साइबर ठगी का पैसा है लोगों को कैसे वापस मिले, इसके लिए रिजर्व बैंक ने सही तरीके के इंतजाम नहीं किए हैं। तो साइबर ठगी जिस तरीके से देश में एक राष्ट्रीय आपदा बन गई है, उस राष्ट्रीय आपदा के अनुसार अभी संसद ने सही तरीके से कानून नहीं बनाए हैं और राज्यों की पुलिस उस गंभीरता से इस पूरी व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसको अगर हम नटशेल में बोलें तो कानून का पालन राज्यों की पुलिस के पास है, लेकिन जो टेलीकॉम और जो सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों या बैंकिंग के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो उस डबल इंजन की सरकार, सही अर्थों में केंद्र और राज्यों की सरकार मिलकर इस साइबर अपराधों को और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को रोकने के लिए कदम उठाए तो लोगों को तभी इसमें राहत मिलेगी। विराग जी, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं और आप जानते हैं कि अगर कोई साइबर अपराधी किसी को डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसके पास बचाव का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होता है, तो लोगों को बचने का रास्ता भी हमें अगर आप सुझाएं तो। नहीं, देखिए जब डिजिटल अरेस्ट को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जब लोग करते हैं तो उसके पहले उसमें बहुत बड़ी छानबीन करते होंगे अपराधी लोग और उस जो जिसको शिकार बना रहे हैं उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करते होंगे। और इसमें दुर्भाग्य से देश में डेटा सुरक्षा कानून अभी तक जो बना है उसे लागू नहीं किया गया है। 2023 में संसद ने कानून बनाया, लेकिन अभी तक नियमों को लागू नहीं किया गया है। इसलिए डेटा भारत में लोगों का नीलाम हो रहा है, चाहे बैंकों का डेटा हो, चाहे आधार का डेटा हो, चाहे पैन का डेटा हो। और उसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो साइबर अपराध का बड़े पैमाने पर शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधियों के पास देश के लोगों का निजी और अनेक प्रकार का डेटा है जिसकी प्रोफाइलिंग के बेसिस पर साइबर अपराध इस तरीके से हो रहे हैं। और जिस तरीके से सम्मोहित किया जाता है उसी तरीके से शिक्षित लोगों को इस साइबर अपराध का शिकार बनाया जा रहा है। तो ये कहना कि कोई अनपढ़ या जाहिल लोगों के साथ ऐसे साइबर अपराध हो रहे हैं, इसका मतलब तू डाल हम पात तो जो साइबर अपराधी हैं वो कानून से, पुलिस से और एक जो रेगुलेटर से कई कदम आगे हैं। और उन पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले देश में सख्त डेटा सुरक्षा कानून को लागू करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों की निजता के साथ साथ उनकी साइबर सुरक्षा बरकरार रहे। एक अंतिम सवाल करूंगा कि प्राधिकारों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है अदालतों के नाम पर और पुलिस के नाम पर, इसके अलावा सेना के नाम पर। तमाम बार ये देखा गया है कि ऐसे प्राधिकारों का नाम लेकर के लोगों को सरेआम बेवकूफ़ बनाया गया डिजिटल अरेस्ट में, उसके बावजूद कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। हाँ, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की सारी बड़ी एजेंसी सीबीआई, ईडी, पुलिस, रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। और कई बहुत बड़े विशिष्ट लोग भी डिजिटल अरेस्ट के अपराध का शिकार हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जब हम डिजिटल माध्यम से लेन देन अलाउ कर रहे हैं, अभी कल परसों एक खबर आई है कि बैंक सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजिट के नंबर से ही उनका फ़ोन उनका आएगा, लेकिन इन सब बातों पे बहुत सालों से बात चल रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हर 6 महीने में एक नया आईफोन आ रहा है, लेकिन भारत में पिछले 8 सालों से डेटा सुरक्षा कानून नहीं आया है, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स को हमने लागू नहीं किया है। और जो अभी हम ऑनलाइन गेमिंग के अपराधों की भी बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ठगी बढ़ रही है, तो सारे साइबर ठगी के जो मॉडस ऑपरेंडी हैं वो एक तरीके के हैं, लेकिन कानून और जो हमारे रेगुलेटर्स और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अभी इस पूरी अपराधों की श्रृंखला से आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। इससे लोगों में एक दिक्कत भी है, गुस्सा भी है और बेबसी भी है। और अगर इन अपराधों पे, साइबर अपराधों पर जल्दी लगाम नहीं लगाई गई तो लोगों की डिजिटल व्यवस्था के प्रति जो उम्मीद है, जो आस्था है, भरोसा है, वो डगमगा जाएगा। तो आपने सुना वकील और विशेषज्ञ विराग गुप्ता जी को, जिनके मुताबिक बेबस लोगों के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है लापरवाह सरकार, प्राधिकार, जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर अपराधियों से ठीक से निपट नहीं रहे हैं और इन गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।